कभी कभी जो ये सुनने को मिलता है और ये प्रतीत होता है कि जो सुनने को मिला है वो बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि जब कोई मामला प्रकाश में आता है और जब किसी को कोई ज़रूरत होती है, जब किसी को कोई आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से जो उसको रेमेडी मिलती है या वो मिलने वाली होती है, तो अंततः ये कहा जा सकता है कि जब किसी चीज़ का जब वो यूज होना शुरू होता है तो उससे ज़्यादा उसका मिसयूज होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या किस हद तक क्या कोई सिचुएशन अराइज होती है, किस किस परिस्थितियों में आके क्या हस्बैंड के ऊपर या पत्नी के द्वारा किस किस तरीके से झूठे आरोप या झूठे अपराध की धाराओं में जो एफआईआर या जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनके पीछे कारण क्या होता है, किस प्रकार वो अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं जो कि वो अपना करके अपनी जो समस्या उनको निराकरण करा सकते हैं। सामान्यतः तौर पे जो मैंने देखा है कि जब कोई डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि पत्नी अपना मैरिटल हाउस छोड़ के अपने मायके चली जाती है और वहाँ से फिर अपनी लीगल प्रोसीडिंग प्रारंभ कर देती हैं। अब लीगल प्रोसीडिंग में क्या किस तरीके से क्या एडवाइस मिलती है और क्या वो प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, क्या उस तरीके से क्या फॉलो करने से या हस्बैंड को सज़ा दिलाने से आपके बीच के जो डिस्प्यूट है, जो आपके रिश्ते जो मनमुटाव के कारण जो बिगड़ गए हैं, क्या उसके आधार पे वो रिश्ते फिर से प्रारंभ हो जाएंगे या उनमें सामान्य रूप से या सामान्य तरीके से आप अपना दाम्पत्य जीवन फिर से बिताना प्रारंभ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। वीडियो पे अगर जो पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और ये जानकारी दूसरों लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, अपने किसी निजी विषय पे आप हमसे अगर जो संपर्क करना चाहते हैं, आपसे लीगल एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने किसी भी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जब किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब किसी उसको प्रायोरिटी या रेमेडी मिलती है तो उसका यूज होने से ज़्यादा उसका मिसयूज होता है। जो लॉ, जो रेमेडी, जो भारतीय सरकार जो व्यवस्था के अनुसार जो लागू किए गए थे, जब उनकी ज़रूरत उत्पन्न हुई थी तब ये महसूस हो रहा था कि जो समाज में जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे शोषित वर्ग है, उनके फेवर में जाके कोई भी किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनको हमारे जो विधि व्यवस्था के अनुसार उनको प्रोटेक्शन दिया गया, उनको प्राथमिकता के तौर पे ये देखा गया कि इनको सबसे पहले अपर लेयर पे रखा जाए कि इनको सबसे पहले न्याय प्राप्त होना चाहिए। अब उस न्याय प्राप्त करने की जो एक लेयर थी, जो एक कड़ी थी, वो जुड़ते जुड़ते अब यहाँ तक पहुँच गई है कि हो सकता है, सामान्यतः तौर पे मैं सभी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी ज़्यादा केसेस जो निकल के सामने आते हैं कि जो जिसको रेमेडी मिलनी चाहिए थी वो तो ना मिले, यानी कि दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि उस कोई भी वस्तु को या कोई भी लॉ को उसका यूज़ होने से ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो रहा है। और मिसयूज़ होने के जो कारण हैं वो आप सभी देख भी रहे हैं, क्या परिणाम निकल के आएगा, क्या समाज हमारा किस ओर जा रहा है, ये आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसी विषय पे जो व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हैं उनके आधार पे जो विधि में जो उपचार उपलब्ध कराए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, उसी के आधार पे जो रेमेडी अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से हम उसको निष्कासित कर सकते हैं, उन रेमेडी को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः तौर पे अगर जो कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, पति ने या पत्नी ने किसी भी कोई भी तरीके से अगर जो वाद मान्य न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत किया है, हस्बैंड के पास कोई एक ही ऑप्शन बचता है कि सेक्शन 9 का, यानी कि अपना विदा कराने के लिए वो ये कहेगा कोर्ट में आके कि हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। किस प्रकार रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो बात का विषय है। अगर जो कंप्रोमाइज़ के स्टेज तक पहुंचते हैं वो तब निर्धारित होगा। उसके उपरांत अगर जो है डिस्प्यूट होने के बाद अपने मायके चली गई, मायके जाने के उपरांत अपनी जो लीगल रेमेडी प्राप्त करने के लिए जो उसको लीगल तरीके से जो उसको इक्विपमेंट मिले हुए हैं, सेक्शन 144 BNSS और सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का और इस तरीके से सेक्शन 85 BNS के इस सारे प्रोविज़नों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है। अब वो सोच लेती है कि हम हस्बैंड या उसके परिवार वालों को किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, दोनों को सभी को हम जेल भिजवा के ही रहेंगे। अब कितने हद तक वो जेल जा पाते हैं या नहीं जेल जा पाते हैं, लीगल रेमेडी और भी अवेलेबल है जिनसे उनको बचाया जा सकता है और ऊपरी अदालत भी है, अपीलेट कोर्ट भी हैं।
किस आधार पे कैसे हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि आवेश में आके इस तरीके की जो एक्टिविटी की जाती है, क्योंकि आवेश में आके जो झगड़ा शुरू होता है और उसी झगड़े के उपरांत ही, क्योंकि हस्बैंड ने कुछ कहा, वाइफ ने कुछ कहा, तो इस तरीके से आवेश का जो लेयर है, जो लेवल है, वो बढ़ता जाता है। पत्नी मायके चली गई है, वहाँ से उसने आवेश में आके एक मुकदमा दर्ज करा दिया, और किसी भी गंभीर धाराओं में अगर जो मुकदमा दर्ज करा दिया है तो इसके स्थान पे अगर जो हस्बैंड या उसके घर वालों के बीच में अगर जो किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है तो अंततः अगर जो चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उसमें संज्ञान लेने के उपरांत अगर जो पति या उसके घर वाले या कोई भी पक्ष, कोई भी सदस्य हस्बैंड का अगर जो जेल चला जाता है, तो यहाँ से फिर कंप्रोमाइज़ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। किस हद तक कोई भी किसी भी हद तक उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक लेयर अगर जो ऊपर एक लेवल होता है उसको जो पार होने के उपरांत फिर कंप्रोमाइज़ के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जो माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग है उसमें विचार दिया गया है कि किस प्रकार अगर जो हस्बैंड है या उसके घर वालों को जेल भेजने से, किसी भी तरीके से हस्बैंड या उसके घर वालों को जेल भेजने से या उसकी तरफ से रोकने के लिए उस जाती हैं। तो एक लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सही है वो चाहे किसी की भी पक्ष में हो, पति के पक्ष में हो या हस्बैंड के पक्ष में हो, जो चीज़ सही है, जो ऑप्शन सही है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए और जो गलत है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर जो हम ये विचार करें कि पत्नी अगर जो घर छोड़ के चली गई है वो अपने मायके चली गई है, हस्बैंड अपने घर में रह रहे हैं, वो अपने घर में रह रहे हैं, कोई भी किसी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और इस कम्युनिकेशन गैप के बीच में कई वर्ष या कई महीनों के साथ में बीत जाते हैं, तो इसमें अब कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी दोनों में बातचीत कराने के लिए। और अब लीगल सेपरेशन अगर जो इस तरीके से अगर साबित भी हो जाता है और अब लीगल सेपरेशन होते हुए भी पति हो या चाहे पत्नी हो, दोनों में से किसी ने भी अगर जो डिवोर्स फाइल कर दिया है और डिवोर्स फाइल करने के उपरांत अगर जो कुछ चीज़ में से अगर जो कोई भी रंजिश अगर जो बनी भी हुई है, तो उस रंजिश की वजह से दूसरे ने काउंटर ब्लास्ट में आकर सेक्शन 9 या सेक्शन पत्नी की तरफ से सेक्शन 144 मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल कर दिया गया या सेक्शन 12 का DV एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। जो अब इस तरीके से जो हस्बैंड है उसकी परेशानियां थोड़ी बहुत बढ़ने लगती हैं। अब जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो जो आवेश का जो लेवल हो वो बढ़ने लगता है। तो आवेश में आकर किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ या कोई भी सहनशीलता कायम नहीं रह पाती है और इसी के साथ में एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप जो एलिगेशन का दौर शुरू हो जाता है। उसने मेरे साथ ये किया या उसने साथ मेरे साथ ये किया, मेरे पास इस बात का प्रूफ है, वो कहते हैं मेरे पास इस बात का प्रूफ है, ये फैक्ट हम प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि प्रूफ करने की जो लेवल आता है, जब ज़रूरत पड़ती है, वो कोर्ट में कब आता है, किस समय आता है, ये आप भी जानते हैं और किस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो प्रूफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आवेश में आके इस तरीके के जो कदम उठाए जाते हैं, जो स्टेप लिए जाते हैं, उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। यानी कि जो आप मुकदमा जो फाइल कर चुके हैं उसको आप बैक फुट में आके आप वापस नहीं ला सकते हैं। और इस तरीके के दरमियान में अगर जो हस्बैंड के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, हस्बैंड या उसके घर वालों का कोई भी सदस्य अगर जो जेल भी चले जाता है तो उसकी संभावना ख़त्म हो जाती है ये कंप्रोमाइज़ की। और इसके साथ में अगर जो दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अंततः जो डिस्प्यूट उनमें उत्पन्न होता है किसी भी तरीके से, जब वो 4 साल 5 साल दोनों लोग अगर जो कोर्ट के चक्कर लगा लेते हैं और अंततः उनको रियलाइज़ हो जाता है कि अब हमें किसी भी तरीके से कोई रेमेडी नहीं मिलनी है, तो वो दोनों कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाते हैं। यानी कि वो दोनों लोग सहमत हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ टेबल पर बैठ गया, आपसी सुलह समझौता के आधार पर मुकदमे निस्तारित करवा लिए जाएँ। अब इन दोनों के बीच में आवेश में आके जो मुकदमे शुरू हुए हैं और जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, इनमें दोनों परिवारों की जो गुड इमेज जो बनी हुई थी समाज में वो भी चली जाती है और इसके आधार पे और भी जो इमेज जो चली गई है वो वापस तो नहीं आ पाती है। और इसी के आधार पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक पॉइंट और जो छूट रहा है, जिसमें जो पत्नी की तरफ से पति के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो इनकम ऑफ सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो आय है, उसी आय से पत्नी को मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है कि हमको इसमें से एलिमनी के तौर पे कुछ दिलाया जाए, मेंटेनेंस के तौर पे कुछ दिलाया जाए। हस्बैंड इनकम में होता है या नहीं होता है, या कोई बिजनेस कर रहा होता है, या बिजनेस का कितना लेवल होता है, कितनी उसकी इनकम होती है, तो बात का विषय है। लेकिन जो अपने प्रार्थना पत्र पे जो पत्नी क्लेम करती हैं, जो लिखती हैं कि हस्बैंड के पास 40 बीघे खेती है, उससे वो 5 लाख रुपया महीना जनरेट करता है और 10 लाख रुपए उसका साइड बिजनेस अलग है
और वहाँ से वो अपनी आय अर्जित करते हैं, उनका एक कारोबार है। इस तरीके से सच एंड सच तरीके से अगर जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो इन आरोपों को कोर्ट भी समझती है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर जो 40 बीघे खेती है तो वहाँ से 10 लाख रुपये की इनकम जनरेट कर पाना, उसको संकलित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आम किसान समझ सकता है कि एक बीघे की जो एग्रीकल्चर लैंड से उसमें कितनी कमाई होती है। अगर इतनी ही ज़्यादा कमाई होने लगे तो आज जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो किसानों की जो हालत है, जो दयनीय स्थिति है, वो बिल्कुल नहीं हो पाती। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। और ये जानकारी दूसरों लोगों तक अवश्य शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके कि आवेश में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।